आज बहुत से सवाल उठ जाते हैं कि क्या प्रतिबद्ध होना या सत्ता पर व्यंग लिखना ही व्यंग है? यही बात भी उठती है। अब उन लोगों पर मुझे बड़ा कोफ्त तो नहीं कहूँगा, बड़ा रहम भी होता है, दया भी दिखती है कि आप किस पे लिखोगे? सत्ता पे नहीं लिखोगे तो किस पे लिखोगे? सत्ता की कमजोरियों पर नहीं होगी तो किस पे लिखोगे? आप सत्ता के पक्ष में बात करोगे क्या? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। इन बातों को केंद्र में रखकर आज हमारे पास 3 वक्ता हैं। 2 तो बात करेंगे, तीसरे अगर बीच में जुड़ जाएंगे वो भी अपनी बात रखेंगे। जैसा कि मैंने आरंभ बताया, नवनीत शर्मा जी की इधर बिजली नहीं है बर्फबारी की वजह से। तो यह एक बात और मैं भूल नहीं जाऊं, हमने यह 23 और 2023 और 2024 परसाई जी का जन्म शती वर्ष है। उनके 24 में पूरे 100 साल हो जाएंगे। 23 में 22 अगस्त से उनका 100वां साल आरंभ हो जाएगा। तो तमाम संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में उन पर केंद्रित आयोजन आरंभ कर दिए। एक एक अच्छा आयोजन। और जो ऑनलाइन पे है, हमने सोचा है कि हर माह परसाई जी पर केंद्रित एक विमर्श हम अगस्त 24 या सितंबर 24 तक करते रहेंगे, लगभग 20। और इसकी शुरुआत हमने आज से जनवरी माह से चालू की है। और निश्चित है, और इसलिए हमने सोचा कि परसाई जी को जो जानते हैं उनसे बात आरंभ की जाए। प्रेम वर्मा जी ने परसाई जी पे बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया और अपनी पत्रिका व्यंग यात्रा में उन पर केंद्रित 2 अंक निकले कंटिन्यू। एक अंक में सीमा खत्म होने के बाद, पृष्ठों की सीमा खत्म होने के बाद कंटिन्यू दूसरा अंक निकाला। देखिए, और उसके बाद शिवराम त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने परसाई जी के साथ काम किया। परसाई जी की जो वसुधा है उसका संपादन करते रहे हैं कमला प्रसाद जी के साथ। और परसाई जी के साथ बहुत मुलाकातें हैं। वो परसाई जी की विचारधारा के साथ, पहलेस के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। परसाई जी को बहुत देना है। तो हमने ऐसे व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति जो नवनीत शर्मा जी थे, उन्होंने परसाई जी पर बहुत काम किया हुआ है, परसाई जी पर पढ़ा हुआ था। और वो हमसे जुड़ेंगे तो उनसे ही बात होगी। तो मैं बहुत सम्मान के साथ शिवराम त्रिपाठी जी को आप लोग सब जानते हैं, हमारे हमसे भी जुड़े हैं, परिचय की औपचारिकता से दूर। मैं बहुत सम्मान के साथ शिवराम त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि जो आज का विषय है, आज परसाई को याद करना क्यों जरूरी लगता है, इस पर अपनी बात रखें सम्माननीय शिवराम त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। व्यंग धारा समूह वक्ता प्रेम जन्मेजय जी, और हो सकता है रवि जी भी हमारे साथ हों। और मुझे जो लोग सुन रहे हैं, पहले पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? हेलो, हेलो। मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, ये एक अच्छी शुरुआत जनवरी 23 में व्यंगधारा की ओर से हो रही है। हरिशंकर परसाई
जिनके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं कि व्यंग को स्थापित करने में परसाई जी की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण है, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। अभी आदरणीय सैनी जी मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने परसाई जी के साथ वसुधा में मिलकर काम किया है संपादन का। वे हमारे प्रधान संपादक रहे हैं और मैं उनको 1971 से जानता हूं। कई बार मिलना हुआ है, कई बार उनके साथ जाना हुआ है, उनको सुनना हुआ है, उनसे वैचारिक विमर्श भी हुए हैं। ये तो एक अलग क्षेत्र है। परसाई जी अपने समय में भी विवादों में रहे हैं, यह भी साथियों को जानना होगा, और वो विवाद कई तरह के रहे हैं। क्योंकि परसाई जी कभी तटस्थ आदमी नहीं रहे। तटस्थ इस अर्थ में कि उनकी एक वैचारिक भाव घूम रही है, उनके लेखन का अपना एक नजरिया रहा है, और उनके जीवन में और उनके लेखन में मैं कोई फाक नहीं देखता हूं। क्योंकि मैं तो उनके भांजों से और तमाम लोगों से, उनके तमाम मित्रों से मैं परिचित हूं। उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, जितना उनको देखा है, और जो मैंने अनुभव किया है, वो तो मेरी दुनिया में है ही। बाकी हमारे अन्य तमाम साथियों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे साथ वालों ने, हमारे अनुजों ने जिस तरह से परसाई जी को देखा और अनुभव किया है, वह भी किसी से छिपा नहीं। एक बात मुझे करनी है, परसाई जी के जन्म को लेकर के भी काफी विवाद शुरू हुए हैं। उनका शताब्दी वर्ष तो 22 अगस्त 1924 से शुरू होगा। लेकिन एक और पक्ष भी है, उसको भी हमें जान लेना चाहिए। वो पक्ष है कि कुछ लोग 22 अगस्त 1922 भी मानते हैं। श्याम सुंदर मिश्र जी ने अपने एक लेख में कहीं इसकी चर्चा की, और उन्होंने भी अपने एक निबंध में इस बात को कहा है। मेरा हो या किसी का भी हो, हम लोग जाते थे जब एडमिशन होता था स्कूलों में, तो गुरु जी या पंडित जी किसी से नहीं पूछते थे। तो जैसे मेरा जन्मदिन उन्होंने 22 जुलाई ही लिख दिया, किसी का कुछ लिख दिया, ये एक ट्रेंड रहा। तो एक तो मैं चर्चा इसकी कर देना उचित समझता हूँ। तो बहुत विवाद फैलाने की या करने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत है कि परसाई जी ने किया क्या है, उनके लिखे पढ़े का औचित्य क्या है, उनकी मार कितनी है, और उनकी दृष्टि कितनी है, और कितनी चीजों को वो देखते हैं।
मैं एक और चीज अनुभव करता हूं। मेरे सामने इस समय 3 लेखक ज्यादा आ रहे हैं। वैसे लेखक मित्र बहुत सारे हैं जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, जो बहुत पढ़े जा रहे हैं। एक तो प्रेमचंद जी, दूसरे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, और तीसरे इस दौर में हरिशंकर परसाई। अब ये जो विषय रखा गया है, हम परसाई को क्यों याद करते हैं, इसको हम दूसरे रूप में कहें कि ये परसाई जी की प्रासंगिकता क्या है, वो इतने अधिक प्रासंगिक क्यों हो उठे हैं। इतने समूह चल रहे हैं मित्रों, व्यंग धारा चल रही है, समकालीन, बिल्कुल तमाम बहुत सारे समूह में। और इधर मैं देख रहा था कि तमाम अखबारों में परसाई जी पर काफी लिखा जा रहा है। यह इस बात की सूचना है कि उनका कृतित्व कितना विकट है, बड़ा है, और उसको जानने समझने के लिए कितने लोग प्रयत्नशील हैं। इधर तो कई नए शब्द चल रहे हैं हमारे, कहीं राजनीति का भगवान चल रहा है, कहीं क्रिकेट का भगवान चल रहा है, कहीं व्यंग का भगवान भी चल रहा है। कई तरह के शब्द चलन में है हमारे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग। तो ये क्यों चल रहे हैं, क्या चलना चाहिए, मैं नहीं जानता हूं। व्यंग की स्वीकार्यता सब जानते हैं। व्यंग क्या है? प्रशंसा करना तो व्यंग नहीं है, और आलोचना करना भी व्यंग नहीं है। हमारे समय, समाज और राजनीति में, हमारी सांस्कृतिक क्षेत्रों में, और जहां भी हम देखते हैं, जहां जहां विसंगतियां हैं, विद्रूप हैं, विरूपताएं हैं, अंतर्विरोध है, व्यंग वहां जाता है। व्यंग की जो भूमिका है, व्यंग क्या लेखन की भूमिका, प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, प्रतिरोध की भूमिका होती है। इधर बहुत सारे सवाल तैरते रहते हैं। कई तरह के मनोलोक विकसित हुए हैं, ये आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से विकसित हुए हैं, और ये अभी चलते रहेंगे जब तक विद्रूपताएं खत्म नहीं होंगी, विरूपताएं खत्म नहीं होगी, अंतर विरोध खत्म नहीं होंगे, विसंगतियां खत्म नहीं होगी, तब तक व्यंग लिखे जाते रहेंगे। तो व्यंग की जो स्थिति है, उसका जो फैलाव है, मैं व्यंग और परसाई को अलग अलग करके नहीं देख रहा हूं। उनके ठिकानों को अलग अलग करके नहीं देख रहा हूं। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, यह भी मुझे शायद रविन्द्रनाथ त्यागी जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है, शायद, हो सकता है मैं गलत हूं। आजादी के पहले के हिंदुस्तान को जानना है तो प्रेमचंद पढ़िए, और आजादी के बाद के भारत को, उनके परसाई जी के जीवित रहते हुए जानना है तो हरिशंकर परसाई को पढ़िए। और यह बात मुझे सच भी लगती है। मैं उसे इस रूप में इंगित करना चाहूंगा कि जैसे प्रेमचंद ने अपने समय में जो घटता रहा है, उसको अपनी कहानियों और उपन्यासों में, अपने निबंधों में, अपनी पत्रकारिता में दर्ज किया है, उसी तरह से परसाई जी ने अपने समय के को दर्ज किया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, उन्होंने व्यंग लिखे, उन्होंने उपन्यास छोटे छोटे लिखे,
छोटी छोटी चीजें लिखी उन्होंने। उन्होंने कॉलम लिखे, कॉलम की लोकप्रियता भी उन्हीं के कारण ज्यादा बढ़ी है। तो अपने समय को कभी नहीं भूले। और एक बात और कि उन्होंने अपने आप को शाश्वत होने के लिए नहीं लिखा कभी। जो उनकी पकड़ में आया, जो उनकी समझ में आया, और जो उन्हें लगा कि लिखना है, उसको उन्होंने लिखा। चूहा और मैं भी व्यंग हो सकता है, अपने समय का दर्पण हो सकता है। देखिए, इसको भी देखना चाहिए। तो पहले मैं उनका एक छोटा सा वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमको तटस्थ रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति की बात नहीं करना चाहिए। उस पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी, एक क्या बहुत सारी टिप्पणियां हैं उनकी, मैं एक दर्ज कर रहा हूं। लिखते हैं, राजनीति से मुझे परहेज नहीं है। जो लेखक राजनीति से पल्ला बचाते हैं, वे वोट क्यों देते हैं? वोट देने से राजनीति तय होती है। बुद्धिजीवी चाहे सक्रिय राजनीति में भाग न ले, पर वह अराजनैतिक नहीं हो सकता। बहुत खुला, बहुत स्पष्ट, कुछ इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। परसाई जी के गद्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको परिभाषा की जरूरत नहीं है। उनके किसी भी व्यंग को या निबंध को आप बड़े आराम से नाटक में तब्दील कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें परिवर्तन करिए और वो नाटक तैयार हो जाए। क्योंकि उनकी जो भाषा है वो आम जीवन से निकली हुई भाषा है। वो रिक्शा वाला, टांगे वाला, बस वाला, एक मजदूर, एक किसान जो भाषा बोलता है, वह परसाई जी की भाषा। और मित्रों, यो तो व्यंग व्यंजना में ज्यादा व्यक्त होता है, काश वो अविधा में जब व्यक्त होता है तब उसकी जो मार होती है वो भी कम नहीं होती। हमारा समूचा जीवन अविधा में से संचालित होता है, अविधा में हम बात करते हैं। और इसे परसाई जी ने भी व्यक्त किया। परसाई जी मनोरंजन के लिए लिखते। साहित्य जो लोग मान बैठे हैं, साहित्य कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया है। उसमें जो कुछ भी लिखा गया है, अपने आप को भी व्यक्त किया जाता है। तो लेखन में व्यक्त किया जाता है। उसमें प्रेम भी हो सकता है, हमारा स्नेह भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। आप तुलसी को देखिए, गालिब के पत्रों को देखिए, गालिब ने जो पत्र लिखे हैं अद्भुत हैं। जब वो पत्रों में अपने समय और समाज को चित्रित करते हैं तो लगता है कि गालिब ने क्या क्या देखा होगा, उनका नजरिया क्या रहा होगा। इसलिए एक गजल के एक एक शेर में वो बहुत सारी चीजें रखते हैं। एक और आपने आत्मकथ में परसाई जी ने कहा है, आजकल तो हम प्रशंसा के लोटे से आचमन कर रहे हैं। परसाई जी ने लिखा है बहुत सही अपने आत्मकथ में कि मुझे अपनी तारीफ के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अपनी तारीफ कर लेता हूं, स्वयं अपनी आलोचना कर लेता हूं, स्वयं अपनी बुराई कर लेता हूं, और जो नहीं कर पाता हूं लोगों से करवा लेता हूं, अपनी बुराई भी करवा लेता हूं। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। आज हमारे लेखकों में, आज हमारे समाज में एक जो चीज पैदा हो गई है,
आत्मालोचन कम हो गया है। आत्मालोचन व्यंग की ही कि नहीं, हर जगह मैं उसे बहुत बेहतर मानता हूं। और जो अपना आत्मालोचन नहीं कर सकता है वो व्यंग भी सही नहीं लिख सकता है। जो ये तय नहीं कर पाता है कि मैं किसके साथ हूं, परसाई जी ने तय किया कि मैं किसके साथ हूं, उनको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। परसाई जी के लेखन में ये तय हो जाता है कि वो किसके लिए लिख रहे हैं, वो छिप के नहीं लिख रहे हैं। आजकल तो व्यंग छिप छिप के लिखा जा रहा है। हम पर्दे में रहना चाहते हैं व्यंग में भी। अभी बात जब मैं आया तो बात हो रही थी, आजकल सच को लोगों की आंखों में उंगली डालकर भी नहीं बताया सकता है। और बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि अब लिखने का भी, व्यंग लिखने का भी सत्ता के ऊपर, समाज के ऊपर या तमाम तरह की सत्ताओं के ऊपर कोई फिक्र नहीं पड़ता। परसाई जी को देखना है, ये परसाई जी को देखने की बात भर नहीं है, ये अपने समय को देखने की बात है। परसाई जी ने अपने समय को देखा, अपने समाज के दर्पण में देखा, अपने राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम आवरणों में देखा। परसाई जी के लिए कोई आवरण नहीं था, जो भी था डंके की चोट था। तो ये परसाई की दुनिया थी। परसाई जी के व्यंग पढ़ें आप। लेखक कोई छिप के लिखने वाला नहीं होता है। व्यंग लेखक की तो बात ही बहुत बड़ी है। इसकी दुनिया, चाहे हम ब्रेख्त को देखें, चाहे मायकोस्की को देखें, वाल्ट व्हिटमैन को देखें, जहां जहां जिसको भी देखें, गोर्की को देखें, एक मैं छोटी सी किताब पढ़ रहा था, उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। फांसी के तख्ते से, जूलियस शुजिक की लिखी हुई किताब है। जेल में रहते हुए अपने संतरी के छोटी छोटी चिटें लिखकर लेकर के अपने अपने ही शरीर के घाव लगा करके वहां से उंगलियों से लिखी गई किताब है। उसे पढ़ना चाहिए हमें, और देखना चाहिए कि लेखक कोई हंसी ठिठोला वाला आदमी नहीं होता है। बहुत गहरी बेचैनी और तड़प के बगैर और बड़ी करुणा के बगैर लेखन नहीं किया सकता है, और चाहे जो किया जाए। व्यंग लेखन कोई परचून की दुकान नहीं है मित्रों। व्यंग लेखन कोई हंसी मजाक नहीं है। इधर मैं बहुत विचलित रहा हूं, हंसी और मजाक और व्यंग, इसमें मिलावट की जा रही है, जो उससे मैं बहुत चिंतित हूं। और ये चिंता मुझे लगता है परसाई जी की भी रही होगी। उन्होंने लिखा है, मनोरंजन के लिए कभी नहीं लिखा है। हास्य हास्य है और व्यंग व्यंग है। इसमें मिलावट करने की जरूरत है। व्यंग में हास्य आ जाए ये कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी व्यंग लेखक कभी हास्य के लिए नहीं लिखता है। आजकल का ये जो चलन चला है 70% 80% का, उसमें मिक्स किया जा रहा है। व्यंग में कितना हास्य मिला दें, उसको तौला जा रहा है, उसका अनुपात भिड़ाया जा रहा है। ये चिंता की बात है। परसाई जी पर विचार करते हुए उस तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। कहने को बहुत कुछ है और सहने को भी बहुत कुछ है, क्योंकि लेखक को, व्यंगकार को लिखना, सहना भी बहुत पड़ता है और कहना भी बहुत पड़ता है, और कहने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। मैं बार बार चर्चाएं सुनता रहता हूं कि व्यंग कैसे लिखा जाए या व्यंग के बारे में कैसे लिखा जाए। मेरा स्पष्ट मत है कि जिसमें साहस नहीं है, व्यंग उसके बूते की बात नहीं है। जिसमें समर्पण नहीं है, वो लेखक नहीं हो सकता है।
जिसमें पक्षधरता नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, संबद्धता नहीं है, वो सच्चा लेखक नहीं हो सकता है। तभी तो मुक्ति बहुत सवाल उठाते थे कि तय करो किस ओर हो तुम, और ये भी कहा था कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। अभिव्यक्ति के खतरे उठाए बगैर आप लेखक बनना चाहते हैं, वो लेखक क्या व्यंग्यकार बनना चाहते हैं, इससे बड़ा व्यंग्य क्या हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं ये परसाई जी का संदर्भ भी है और हमारे समूचे लेखकों का भी संघर्ष संबंध है और हमारा संघर्ष भी है। इन छोटी छोटी चीजों और वश स्थितियों से इतनी विराट चीजें हमारे सामने आती। मैं सोच रहा था कि परसाई जी के जो 50 व्यंग्य निबंधों या कहानियों या डायरी के अंशों को इकट्ठा किया जाए तो कैसी बड़ी बात होगी। वही बार बार बात आती है। मैं आज पृष्ठपेषण नहीं करना चाहूंगा, किसी बहुत का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। कंधे श्रवण कुमार के इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, राम सिंह की ट्रेनिंग, वो जरा वाइफ है ना, तमाम बहुत सारे व्यंग हैं। किसको भूलूं और किसको याद करूं, समस्या मेरे सामने ये है। तो मैं परसाई जी का एक जो निबंध है, व्यंग निबंध, वो है कंधे श्रवण कुमार से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। कितनी कावड़े हैं राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में, अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे। अंधों में अजब काइयापन आ जाता है। यह खरे और खोटे सिक्कों को पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है। आंख वाले जिन्हें नहीं देख पाते वह उन्हें टटोल लेता है। नए अंधों के तीर्थ भी नए हैं, ये काशी हरिद्वार पूरी नहीं जाते। इस कांवड़ वाले अंधे से पूछो कहां ले चलें, वह कहेगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जवाब देगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। उस कांवड़े वाले से पूछो तो यह भी तीर्थ जाने को प्रस्तुत है। कौन सा तीर्थ चलेंगे आप? जवाब मिलेगा अकादमी, विश्वविद्यालय। आप विजन देखिए। व्यंग्यकार मित्रों बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे व्यंग्य लिखे जाते हैं, लेकिन जैसे बिहारी ने कहा था वह चितवन और कछु यह बस बहुत सुजान। तो वो नजरिया ही कुछ और अलग होता है। आप इन सारी चीजों को देखो तो मुद्दे मुझे दो स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। मित्रों परसाई जी के समय जो विसंगतियां, अंतर्विरोध और विरूपताएं थी उन्हें आप देखिए, और परसाई जी के न रहने पर आज 2023 में देखिए इनका अनुपात मित्रों 100 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। शर्म, आंखों में शर्म का पानी नहीं है, काइयापन बढ़ गया है। कुछ चीजें जानते हुए भी नहीं जानना चाहते और देखते हुए नहीं देखना चाहते। और ऐसा ऐसा हमारा समाज विकसित हुआ रहा है जिन्हें व्यापार जगत गति। क्या यह चिंता की बात नहीं है? क्या यह किसी भी सूरत में भुला देने वाली बात है? मैं इस अंतर में परसाई जी की प्रासंगिकता भी छिपी हुई है और हमारे समय समाज में हो रहे बदलाव भी दिख रहे हैं। चिंता यह है कि परसाई जी के बाद भी लेखन हो रहा है और मैं ज्यादा अनुपात तो नहीं कहूँ, 15-20% अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन 80% जो लिखा जा रहा है
वह चिंता के ही योग नहीं है, चिंतन के भी योग है, देखने की योग भी योग है, सोचने समझने के लिए भी है कि हमारा व्यंग कहाँ जा रहा है। ये चिंतन का विषय है हमारे लिए। अब ये तो अलग बात है कि भैया मैं व्यंग समूहों में देखता हूं, कोई भी रचना आई बहुत अच्छा, ऐसे कमेंट मिलते हैं, ऐसा प्रशंसा का आचमन होता है कि क्या कहूं। ये अपने आप में हमारे व्यंग में बहुत बड़ा व्यंग है। हम कितने प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। मैं यदि इस घोषणा को या हम जिस तरह से जीवित हैं उसको देखना चाहूं तो एक देश शब्द मुझे इस्तेमाल आता है कि हम टंगे टंगान हैं, किसी तरह जी रहे हैं। तो ये किसी तरह जीने का जो अंदाज है, देखिए हमारा जनतंत्र कहाँ है, हमारी आजादी कहाँ है, हमारी मनुष्यता कहाँ है, हमारी नैतिकता कहाँ है, हमारे मूल्य कहाँ है, एक एक कर ध्वस्त किए जा रहे मूल्यों को, जो चुनौतियों में, उसके बावजूद भी नींद रात भर क्यों नहीं आती। जैसे कबीर को नहीं आती थी, जैसे गालिब को नहीं आती थी, परसाई को नहीं आती थी, मुक्तिबोध को, या ऐसे तमाम लोगों को नहीं आती थी, तो नींद रात भर क्यों नहीं आती, ये हमें रेखांकित करना है, सोचना है। व्यंग की लोकप्रियता बढ़ाने में भाई जन्मेजय जी का बहुत बड़ा हाथ है इस दौर में। अन्यथा व्यंग की जो पत्रिकाएं अपने आप आई हैं, आज भी कोई पत्रिका, दो चार जो पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं तो वो हास्य में मान लीजिए, ठिठोली मान लीजिए, व्यंग वार्ता है, कुछ भी हास्य वार्ता, तमाम क्या क्या चल रहे हैं। जैसे व्यंग विविधा है, ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं नहीं है, बहुत छोटी सी पत्रिकाएं हैं, इक्का दुक्का पत्रिकाएं, विश्वसनीय पत्रिकाएं। यदि ये नहीं होती तो व्यंग को कोई छापने वाला नहीं है। बहुत सारी पत्रिकाओं में, हिंदुस्तान में एक जमाने में कभी धर्म हुआ करता था, वो होली और दिवाली में व्यंग नहीं निकालता था, हाथ से व्यंग निकालता था, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी, मतलब एक तरह से हंसी ठिठोली होती थी, तड़के लगाए जाते थे, चटनी चूरन होता था, बहुत गंभीर चीजें नहीं आती थी। अब कम से कम गंभीर चीजें आ रही हैं, लेकिन एक ही दो पत्रिकाएं हैं, लेकिन आ तो रही हैं कम से कम। अन्यथा अब आज के दौर में व्यंग ढूंढते ही रह जाओगे, आपको कहाँ मिलेगा, और उसको कौन समझने वाला है, कौन देखने वाला है। अभी एक मित्र बता रहे थे, और मैं भी चिंतित हूं कि व्यंग के लिए इतने सारे पुरस्कार, या खुदा, सरकारें पुरस्कार दे रही हैं व्यंग के लिए। कुछ संस्थाएं दे तो समझ में आता है, लेकिन सरकारें व्यंग पर इतनी मेहरबान है कि तमाम तरह के पुरस्कार से व्यंग जो है, व्यंग पढ़े जा रहे हैं, व्यंग संकलन आ रहे हैं। तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। इसकी छानबीन भी हमें करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि व्यंग कहाँ जा रहा है। परसाई जी के साथ व्यंग भी जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोग लिख रहे हैं। तो हम जो थोड़ा बहुत व्यंग को लेकर के चिंतित हैं, हमारे मित्र, आजकल चिंताएं बहुत कम है हमारे पास। लेखकों का वो संघर्ष नहीं बता मित्रों जो परसाई जी ने और तमाम पहले के लोगों ने किया है। आज हमारा लेखक सुविधाजीवी हो गया है। वो गांव से आता था, एक एक चीज प्राप्त करने के लिए कितने कितने संघर्ष करने पड़ते थे, उसकी मैं परिकल्पना, क्योंकि मैं भी ठेठ गांव से आया हूं,
अब ऐसा नहीं बचा है। आज हमारा लेखक क्या, व्यंग लेखक भी सुविधाजीवी हो गया है, और होना भी चाहिए। सुविधा प्राप्त करना कोई खराब चीज नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन वो अनुभव जो नई नई जनरेशन आ रही है, वह इसको महसूस नहीं कर पा रही है। जो व्यंग लिखने वाले हैं, अन्य लेखक हैं, वो कम से कम वो जो जो उन्होंने जिंदगी भोगी है निम्न वर्ग की या मध्य वर्ग की जो जिंदगी भोगी है, उसके ताप को अनुभव करते हैं, और उसके अनुभव के संसार में जाकर के बहुत सारी चीजें देखते हैं। आज एक चिंता का विषय हमारे पास ये भी आया है। तो मित्रों, जब हमारे व्यंग लेखन में विचारणा नहीं होगी, जमीन नहीं होगा, संबद्धता नहीं होगी, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, साहस नहीं होगा, तो व्यंग की क्या हालत होगी और वो किस घाट लगेगा। मुझे लगता है मैं भर चिंतित नहीं हूं। हमारे जो समान धर्मा है, बहुभूत जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो इस बात को लेकर चिंतित होंगे। परसाई जी के जाने के बाद, और अभी लिखा जा रहा है बहुत सारा, वो छोटे में लिखा जा रहा है। आजकल तो उपन्यासों का प्रचलन बहुत हुआ है। अच्छे व्यंग, छोटे छोटे व्यंग कम आ रहे हैं, उपन्यास ज्यादा आ रहे हैं। एक अच्छी बात है। मैं बहुत सारे, एक परसाई जी का उदाहरण देना चाहूंगा। परसाई जी क्या सोचते हैं, और वसुधा के विशेषांक में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैंने उसे प्रकाशित किया था, तो उसका जिक्र कर दूं। परसाई जी ने लिखा है, विसंगतियां बहुत पैदा हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार, अवसरवाद, आकांक्षा, दो मुहापन, पाखंड, ये सब के सब खुलकर सामने आए। सामाजिक विसंगतियां और उसके अंतर्द्वंद इतने हैं कि खुलकर मेरे सामने स्पष्ट हो गए। ये मुझे प्रेरित करती थी कि मैं लिखूं। तब मुझे लगा कि सबसे अच्छा माध्यम इसे व्यक्त करने का व्यंग है। ऐसी परिस्थिति यदि समाज की हो, तो व्यंग सबसे अच्छा माध्यम होता है आलोचना का, साक्षात्कार का और परिवर्तन की चेतना को जगाने का। इसलिए मैंने व्यंग को स्वीकार किया। उनकी इस बात और हमारे इस दौर के एक और साथी हैं, मेरे अग्रज भी हैं। बहुत सारे लोग थे। अब मेरे सामने प्रश्न था कि मैं किसकी बात को लिखूं। तो मेरे एक मित्र भी हैं, अग्रज भी हैं, श्रीकांत चौधरी का एक छोटा सा वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं। व्यंग लेखन मेरे लिए महज शौक नहीं, मेरी प्रकृति में है। कथनी और करनी में फर्क, दोगलापन और मिथ्या भाषण से बचने की कोशिश आजीवन रही है। वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में चुप और तटस्थ सिर्फ वही हो सकते हैं जो या तो कायर हैं, या मोक्ष मार्ग की तलाश में हैं, या जिंदा मुर्दे हैं। बहुत साफ साफ। बहुत सारे लोग हमें किसी को भुला नहीं रहा हूं। मुझे क्योंकि दो ही बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं देने थे, एक परसाई जी का मैंने दिया और एक श्रीकांत चौधरी का दिया। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल व्यंग को गाया बजाया ज्यादा जा रहा है। परसाई जी व्यंग के ऐसे लेखक नहीं है जिनको आप गा बजा सकते। वो उगलत लीडर घनेरी वाले हैं। वे उत्सव धर्मी भी नहीं है और मजावादी लेखक भी नहीं है। मजावादी तो किसी भी तरह से नहीं। इस दौर में बहुत सारे शब्द चल रहे हैं। आलोचना इसीलिए व्यंग की नहीं संभव हो पा रही है कि व्यंग अपने आप में एक उत्तम आलोचना है, सामाजिक सर्वेक्षण और आलोचना है। अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं,
इसलिए व्यंग में आलोचना का स्पेस बन रहा है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। आजकल एक सब चल रहा है, पंच मार दिया, छक्का जड़ दिया, चौका मार दिया। ये शब्दावली में हमारे यहाँ क्यों आते जा रहे हैं मुझे पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा काव्य शास्त्र है वो व्यंग को अपने उसमें ले नहीं सकता है। हाँ, कुछ चीजें बदलती हैं, हमें नए आलोचना शास्त्र की जरूरत होती है, नए काव्य शास्त्र की भी जरूरत होती है, व्यंग के भी लिए है, और कुछ उसको अलग तरह से देखना होता है। एक चीज मैं ये भी मानता हूं कि व्यंग की सबसे बड़ी कठिन समस्या ये है कि उसे एक छोटे से व्यंग में ही वस्तु को और भाषा को, इन दोनों को साधना पड़ता है, और उसके निहित संदर्भों को और निहित उद्देश्यों को भी रेखांकित करना होता है, जो व्यंग के लिए हमेशा एक कठिन चुनौती की तरह होते हैं। ये व्यंग के साथ एक बहुत बड़ी स्थिति है जो और किसी के साथ नहीं है। जल्दी परसाई का व्यंग लेखन सुविधा की पालकी में सवार होकर के नहीं आया था। परसाई जी भयानक असुविधा के लेखक हैं। वे मुश्किलों के भी लेखक हैं, वे जिंदगी की हकीकतों के भी लेखक हैं। उनकी रचनात्मक कर्मठता और केंद्रीयता हमेशा मूल्य सापेक्ष रही है। इस दौर में हमारा ये जो समय है मूल्यों से तटस्थ होता जा रहा है। ऐसा लगता है मूल्य को किसी की बात की कोई चिंता नहीं। इसको तमाम सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और विभिन्न संदर्भों में हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी बात और कर दूं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे अग्र साथी प्रेम जी हैं, वो बहुत सारी बातें कहेंगे। मेरी परसाई जी पर या उनकी प्रासंगिकता को लेकर के जो कुछ बातें मैं कह रहा हूं, यह एक तरह से भूमिका मान लीजिए या प्रस्तावना मान लीजिए। हमारी कितनी चाहनाएं होती हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं, और आज के बाजारीकरण के युग में हम क्या क्या समेट कर रख लेना चाहते हैं। परसाई जी का एक व्यंग निबंध मुझे बहुत याद आता है, मैं उसका उदाहरण बस दे दूं थोड़ा सा, ताकि पता चले कि परसाई जी किसी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे उसे रेखांकित करते हैं, और कैसे उस बड़े यथार्थ को जो हमारे जीवन में घट रहा है उसको हमारे सामने रखते हैं। मैं सैनी जी से पूछना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा समय तो नहीं है ना मेरे पास ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ माइक, हाँ आप 4-5 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए ये चीज, 5 मिनट। ये व्यंग है, इसमें बहुत सारे व्यंग की चर्चा की जा सकती है, जिसमें हमारा दौर का समय, समाज, स्थितियां सब आपको मिल जाएंगी। कुछ छोटा सा निबंध है, गेहूं का सुख। परसाई जी के यहाँ गेहूं आता है, उसको चाहे परसाई जी में घटा लीजिए, चाहे हमारे आमजन में घटा लीजिए। प्रसन्न हूं, पर एक भयानक शिथिलता भी मेरे मन में है। वर्षों से जब तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में गेहूं के प्रबंध में प्रयत्न और चिंता का अभ्यासी मन आगामी कुछ महीनों की निश्चिंता की कल्पना में सहम गया है। अपने प्रयत्नों को कौन सी राय मिलेगी, मैं सुखी भी हूं और दुखी भी हूं। निसंतान के घर उम्र चढ़े पुत्र हो और प्रसव में स्त्री मर जाए तो उसे कैसा लगेगा। अपनी सत्ता का एक भाग जो हमेशा गेहूं में उलझा रहता था एकदम बेकार हो गया, और मुझे उस समय लगा कि जिस मात्रा में जी रहा था उसमें कुछ मात्रा में जीना पड़ेगा। मन के कितने ही कोठे हैं जिनमें जरूरतें भरी हैं। एक गेहूं का कोठा है
एक वस्त्रों का, एक मकान का, आज गेहूं का कोठा खाली हो गया, मन कुछ रीता हो गया। चीजों को देखने की यही, वही तो मैंने कहा कि वह चितवन और है कछु। व्यंग बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन वो जो चितवन है, जो देखने का नजरिया है, वो जो विजन है, और समय और समाज और यथार्थ को समझने का जो मादा है, उसी को तो हम तलाश कर रहे हैं। और यही तो परसाई जी की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि परसाई जी सुविधा के लेखक नहीं है, असुविधा के लेखक। आप मकान के बारे में और बिजली का बिल ना जमा करने का जो दुख है उनका, और वो एक जगह उन्होंने लिखा कि एक जीवित रहने का संघर्ष होता है और एक संपन्नता का संघर्ष है। आज संपन्नता का संघर्ष हमारे लेखक मित्रों के पास भी पहुंच गया है, जहां जिंदगी का संघर्ष धीरे धीरे विदा हुआ है। इसलिए वो जो गहनता है, वो जो बोध है, परसाई जी जो जिस यथार्थ को देखते हैं, इसीलिए संभवतः वो आ, उनका जो व्यंग है, या वो जो कुछ भी कहते हैं, वो केवल वर्तमानता के लेखक नहीं है, वो सर्वकालिकता के लेखक हैं, जो अतीत को भी देखता है और भविष्य को भी देखता है। हो ये रहा है, या तो हम कुछ लोग अतीत जीवी हो गए हैं, या कुछ लोग वर्तमान को देख रहे हैं, भविष्य को नहीं देख रहे हैं। परसाई जी इन तीनों चीजों को, और बड़ा लेखक वही होता है, बड़ा रचनाकार वही होता है, जो इन सारी चीजों को एक विशाल और विराट फलक में देखता है, अनुभव करता है, और कुछ ऐसे संघर्ष के नजरिए छोड़ जाता है कि हम वहां से बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं। कहना बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं कैसे कहूं और किस तरह से कहूं। तो मुझे लेखक मित्रों से भी कुछ कहना है, और अपने समय से भी कुछ कहना है। हम समय को बहुत सहज रूप में न देखें। आज हमारे सामने बाजार है, आज हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा हो गई हैं, तो जो हमारे सामाजिक सरोकार घट रहे हैं, समाज में भी, राजनीति में भी, और अन्य जगहों पर भी, परसाई जी उसकी चिंता के लेखक रहे हैं। उस यात्रा को हमें आगे ले जाना है। तो परसाई जी हमारे लिए चुनौती भी है, और परसाई जी का जो व्यंग है, या परसाई जी जो भी लिखते हैं, वो बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत अनुभव के साथ, तो अनुभव का जो विराटपन है, जो कबीर से और कहां कहां से आता हुआ, लेखक के पास तो जिंदगी के संघर्ष होते हैं, अनुभव होते हैं, जिनसे वो सीखता है, और अपने को सीखता भी और सुधारता चला जाता है। आज सीखने की कला भी कम हो चली है, और सुधारने की कला कम हो चुकी है। तो आज पहली जो परसाई जी पर केंद्रित, उनकी शताब्दी वर्ष के पहले जो ये हम लोग संवाद कर रहे हैं, ये मैं कोई वक्तव्य तो नहीं दे रहा था, कुछ आप लोगों से अपने दिल की, मन की बात तो मैं करता नहीं हूँ, मैं कुछ जो दिल की बातें कर रहा था। परसाई के संग साथ रहने से जो चीजें मेरे दिमाग में आई हैं, उनकी मैं बातें कर रहा था। और हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जो परसाई के समय में थे, हम लोगों के समय में है, हमारे आने वाली पीढ़ी की भी सामने होंगे, उन सब का एक समन्वित रूप है, जो चिंता भी करता है, आश्वस्त भी करता है, संभावनाएं भी है, लेकिन एक हिचकिचाहट भी हमारे दिलो दिमाग में है कि हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा, हमारी आजादी का क्या होगा, हमारे व्यंग का क्या होगा,
हमारे लेखन का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हमारा व्यंग जो है अभी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। गांव की हालत देखेंगे तो वहां इतने बेकार बेरोजगार लड़के बैठे हुए हैं पढ़ लिख करके, उनका कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। बहरहाल इन चिंताओं के साथ आप सबको शामिल करते हुए मैं व्यंग धारा समूह में आया हूं। आपको कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, सुनाई हैं। कुछ आपसे सीख कर, व्यंग धारा से भी मैं सीखता हूं, मैं सबसे सीखता हूं। और अभी प्रेम जी से मैं बहुत सारी चीजें सुनूंगा और सीखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत बधाई व्यंगधारा समूह का और मित्रों का कि अटपटी बातों को बहुत भले न लगी हो तो सुना। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत विस्तार से परसाई जी पर, व्यंग पर और आज के संदर्भ पर बातचीत की। और एक बात आरंभ में आपने जो की थी कि परसाई और व्यंग को मैं अलग नहीं समझता हूँ। निश्चित है कि आपने व्यंग और परसाई को लेकर जो बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और आपने जो बात कही कि परसाई जी ने अपने समय को लिखा है, परसाई ने अपने को शाश्वत होने के लिए नहीं लिखा है। जी मतलब शाश्वत होना मतलब समझदार होना, और समझदार होना मतलब अपने को बचाए रखना, ये शाश्वत में कोई अवरोध ना हो जाए, इन सब चीज़ों का खतरा उन्होंने समझा है। और जो देखा, जो लिखा, जो उन्होंने वो बात की, आपने बड़े विस्तार से बातचीत की। आज हमारे बीच में हमारे दूसरे वक्ता प्रेम जन्मा जी हैं। प्रेम जन्मा जी का परिचय देना निश्चित है कि एक अलग ढंग की, क्योंकि प्रेम जन्मा जय को आज व्यंग्य के जगत में सब लोग बहुत भली भांति पहचानते हैं। निश्चित है कि आज जो हम व्यंग विमर्श कर रहे हैं वो व्यंग यात्रा की देन है। व्यंग यात्रा ने विमर्श की परंपरा को आगे बढ़ाया, तो कभी फुटकर होते रहे, कभी निश्चित तौर पर नहीं होते रहे। व्यंग पर विमर्श होना व्यंग यात्रा ने नियमित रूप से किया। व्यंग पर आलोचना भी व्यंग यात्रा में ही से चालू हुई। पहले फुटकर अखबारों में किसी पत्रिका में छप जाती थी, किंतु प्रेम जन्मा जी ने इससे नियमित किया। और प्रेम जन्मा जी की मतलब व्यंग है, राजधानी से गंवार से लेकर आज तक भ्रष्टाचार के सैंग, और उसके बाद भी एक दो पुस्तकें आ गई हैं, उन तक आपने सैकड़ों व्यंग पढ़े होंगे, तो उनके विचारों को सुना होगा, उनको गुना भी होगा। उनकी दृष्टि बहुत साफ है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि परसाई जी को वो बहुत अंदर तक महसूस करते। हमने व्यंग यात्रा के साथ मिलकर एक आयोजन 15 में किया था। तो प्रेम जन्मा आयोजन के बाद प्रेम जन्माजा ने यही आग्रह किया था कि सैनी जी, रमेश, तो मुझे परसाई जी जहाँ रहते हैं वहां ले चलो। मैं क्या, अब तो परसाई जी भी नहीं है, वो मकान तो है, किंतु उसके कहने नहीं, मैं उस जगह को महसूस करना चाहता हूँ, उस जगह को स्पर्श करना चाहता हूँ, उसको अपनी दृष्टि में भरना चाहता हूँ। हम प्रताप सहगल, ललित लालित, 3-4 लोग मित्र परसाई जी के घर पे गए जहाँ उनका अंतिम निवास था। वहां पे फोटो वोटो हुए। तो कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज लेखक के घर को भी लोग महसूस कर रहे हैं। ये परसाई जी की बदौलत है, परसाई जी के जो लेखन है उसकी बदौलत है। ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
जो हमेशा प्रेम कहते रहते हैं अपने बातचीत में, अपने वक्तव्य में, कि परसाई जी का जब उन्होंने इंटरव्यू लिया था सफदरजंग हॉस्पिटल में, एक बहुत लंबा इंटरव्यू था, तो परसाई जी ने उनसे बोला था, एक बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाली बात है कि परसाई जी ने प्रेम जमुना जी से कहा था कि प्रेम, तुम अपनी पीढ़ी को नंगा दे सकते हो, नंगा देख सकते हो, किंतु हम तो वो भी नहीं कर सकते थे, हम नंगा नहीं देख सकते थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत गहरे तक है। तो ऐसे समय में हमारे पास प्रेम जन्मा जी हैं, मैं उनसे विस्तार से परसाई जी और आज के समय का जो लेखन है, आज के समय का जो व्यंग का परिदृश्य है, उन दोनों के बारे में बात करते हुए हम देखें कि आज के संदर्भ से हमें परसाई क्यों याद आते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ डॉक्टर प्रेम जन्माजय दिल्ली को आमंत्रित करता हूं, वे अपनी बात रखें। श्री प्रेम जन्माजय। धन्यवाद रमेश भाई। निश्चित रूप से जब इस तरह के आयोजन होते हैं, और खासकर ऐसे आयोजन जिसकी आपको प्रतीक्षा होती है, परसाई के साथ आपने अब मेरे लगाव की बात की, और किस तरह से उनको मैंने पढ़ा है, किस तरह से उनको गुना है, किस तरह से उनको और लोगों की दृष्टि से जानने का प्रयत्न किया है, ये सारी बातें अलग हैं। अभी आपने एक बात कही थी, थोड़ा सा उसमें संशोधन करूंगा कि क्या था, जब उनसे साक्षात्कार करने में गया, मेरे साथ श्याम कश्यप भी थे, मोहन श्रीवास्तव भी थे, हरिमोहन शर्मा थे। तो उस समय मैं समझ लीजिए 28-30 वर्ष का था। तो जैसे होता है कि आपके सामने श्रद्धेय बैठा हो और आप तो गदगद होते हैं, और आपने कहा, सर, मैंने कहा कि आपने तो इतना लिख दिया है, हम क्या लिख सकते हैं अब इसके बाद। अब कोई भी रचनाकार, और हमारे यहाँ के समय के तथाकथित बड़े रचनाकार को ऐसा कहें आप, तो कहेगा चरण थोड़े दूर, थोड़े से और छू ले, और वो अहंकार से भर जाएगा। अरे वाह, परसाई ने एकदम कहा, नहीं प्रेम, हमने अपने बाप को नंगा नहीं देखा है, तुम्हारी पीढ़ी देख सकती है। इस तरह से उन्होंने हमें एक दिशा दी कि किस तरह से वो साहस युवा पीढ़ी में होता है, अपनी पीढ़ी की सीमाएं स्वीकार की और उस साहस का वर्णन किया। बहुत सारी बातें बीच में कहूंगा, पर मुझे लग रहा था कि सेवाराम त्रिपाठी जी जिस तरह से बात कर रहे थे, सच मानिए मेरे लिए एक पाठशाला है ये आपका सारा बोलना जो आज भी रहा, क्योंकि मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि परसाई बोल रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा था जब कि भाई मैं आपको सुनता चला जाऊं। और ये होता भी है, मतलब लगभग ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कोई प्रेमी है, उसके सामने प्रेमिका बैठी है और प्रेम गीत गा रही है, तो प्रेमी चाहेगा कि वो प्रेम गीत कभी समाप्त ना हो। तो आप भी जब इस तरह से बोल रहे थे कि मुझे सौभाग्य लगा कि आपने, और मैं आपके माध्यम से परसाई को जी रहा था उस समय, मुझे लग रहा था कि वो समय को जी रहा हूं। और लगभग क्योंकि आपने परसाई को देखा है, आपको उनके साथ रहे, उनके विचारों को जाना है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप परसाई की सोच को, मतलब बहुत आवश्यक है कि हम उस परसाई को ना देखें जो आज होते और 100 वर्ष के करीब होने वाले होते, झिर्रीदार चेहरा, वो हम परसाई के अंदर के देखें, उसकी सोच को देखें। और उसकी सोच को जो है आपने जिस तरह से जिंदा किया, पर इतनी सारी बातें आपने कही उन सारी चीजों को लेकर, आज की पीढ़ी को, जैसे परसाई कहते थे, मैं तभी कह रहा था, मुझे लगा परसाई बोल रहे हैं कि आज की पीढ़ी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। और जो आपने ये भी कहा कि वो शाश्वत होने के लिए उन्होंने नहीं लिखा। सबसे बड़ी बात आपने जो कही, परसाई तटस्थ नहीं रहे। अगर अगर आप देखें तो इस बार जिनको किसी एक को पद्मश्री मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं तटस्थ हूं। तो ये तटस्थों का जमाना है, इसलिए परसाई का जमाना। तो हम परसाई को इसीलिए, अब जब आप कहते हैं कि हम परसाई को क्यों याद करते हैं, उनको
बहुत अच्छा सवाल वाग्धारा ने किया, व्यंग्य धारा ने। रमेश सैनी बहुत अच्छी तरह संचालित कर रहे हैं कि भाई आज परसाई को याद करना जरूरी क्यों लगता है। ये सवाल जो है इसकी कई परतें हैं। इस सवाल के माध्यम से हम अपने समय को जान सकते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम अपने समय की जरूरतों को जान सकते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम अपने समय के सवाल को जान सकते हैं। इस सवाल के माध्यम से हम उन उपकरणों को जो हमें तैयार करने हैं इसके विरोध में लड़ने के लिए उसको जान सकते हैं। तो और निश्चित रूप से जब आप ये कहते हैं कि परसाई को याद करना क्यों जरूरी है, तो मुझे परसाई के साथ साथ, क्योंकि मैं अपना समय याद करता हूं, आज का समय देख रहा हूं, तो जब मैं आज का समय देखता हूं तो मुझे लगता है कि परसाई को याद करना जरूरी है और मुझे कबीर को याद करना जरूरी, क्योंकि कबीर ने अपने समय में परसाई को याद किया। कबीर परसाई जो है निरंतर कबीर को याद करते रहे हैं। और अगर आज आप अपना समय देखें तो आपको लगेगा कि क्यों कबीर को याद करना समय है, क्योंकि ज्यादातर अभी सेवाराम त्रिपाठी जी ने जो बात कही आज के लेखन को लेकर, मुझे लगता है ये कबीर बनने का समय है और हम सूरदास बने हुए सखा भाव से अपने समय के गुण गा रहे हैं। हम सवाल नहीं कर रहे हैं समय पे, हम भक्ति भाव से भरे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाए आज और द्वार से क्यों नहीं आए। जैसे ही आप सवाल करते हैं तो आपके ऊपर कई हथियार उठ खड़े होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ताचड़ी मुल्ला मांग दे। एक ही आदमी दो स्वर में नहीं बोल रहा। रामस्वरूप जी आप सोचिए, हर आदमी का अपना अलग स्वर है। एक आदमी एक स्वर में बोलेगा, सवाल उठाएगा, दूसरा आदमी दूसरे स्वर में। एक कहेगा कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले, तो दूसरा दूसरी तरह से सवाल करेगा। कबीर बन के इसमें हिम्मत नहीं कि दोनों की विसंगतियों पर बात करें। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, परसाई ने एक बार कहा भी था धर्म को लेकर कि धर्म अच्छे को डरपोक और बुरे को निडर बनाता है। ये परसाई का कहना है। तो यही परसाई और मुझे वो भी लगते हैं। और अगर परसाई को जानना हो, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं परसाई को इतना भी पढ़ता रहता हूं कि जैसे परसाई का मुक्ति बोध तो एक संस्मरण है, उसको पढ़िए। उससे पता लगेगा कि आपको उस समय की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, उस तरह के लोग किस तरह से विचार को जीते थे, किस तरह से एक दूसरे को शिक्षित करने के लिए। मतलब ये नहीं होता था कि कोई आ गया, आजकल ये होता है कि रचना लिख के अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया लिख दिया, ये लिख दिया। अभी वो कह रहे थे ना, इतने लाइक सेवाराम त्रिपाठी जी, इतनी चीजें आ जाती हैं तो समझ ही नहीं आता कि आप कह क्या रहे हैं। तो परसाई गए उनसे मिलने के लिए। मतलब किसी ने बताया कि मुक्तिबोध जो है, तो पहली बार शायद मुलाकात थी उनकी, तो मुक्तिबोध जो है इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, बड़े ठीक से मिलते ही नहीं हैं। खूब बहुत सारी जैसे मुक्तिबोध के बारे में बातें थी। वह परसाई गए उनसे मिलने के लिए, बातचीत हुई, तो ज्यादा बात नहीं हुई और परसाई आ गए। तो उनको लगा मिला ना मिला बराबर, मतलब जैसे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर कुछ दिनों के बाद एक उनकी कहानी का अनुवाद छपा थॉट करके, तो उसमें मुक्तिबोध ने लिखा कि थॉट और परसाई की स्पिरिट में अंतर है। थॉट जो छपा था वो उन्होंने एक तरह, वो एक पूंजीवादियों द्वारा की पत्रिका थी, और उन्होंने परसाई की कहानी को मिसफिट कहा कि ऐसी जगह नहीं छपनी चाहिए, उसकी सोच अलग है, छपी कहां पर। और उनका कहना था कि लोग एक तरह से चेतावनी दी कि लोग लालच देके इस तरह से नए लेखकों को फंसाते हैं। और जैसे परसाई ने एक और उदाहरण भी दिया कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, मतलब परसाई ने उस तरह से लिया उसको, और उसी में वो लिखते हैं कि
एक बार इनकी कोई पौराणिक रचना थी, तो उसको एक रचना थी, हाँ पौराणिक रचना नहीं, फैंटेसी थी, जिसको पौराणिक कथा बनाकर कहकर 5 जन ने अपने यहाँ छाप दिया था और उद्धृत किया था, उसको छाप दिया था, उद्धृत किया था कहीं से। तो उसमें परसाई ने कहा कि अपनी समझ का उपयोग करने का हर एक को हक है। अब ये बात दोनों तरफ, वो एक तरह से जवाब उनको भी दे रहे हैं मुक्तिबोध को, और एक उनको भी, कि भाई उनको हक है अपनी समझ का प्रयोग करने का। और इसी में अगर आप देखें तो परसाई ने जब इनके बारे में लिखा, क्या कहते हैं, मुक्तिबोध के बारे में, आखिर में मतलब संस्मरण में जो बहुत बड़ी बात की, और वही बात मैं परसाई के बारे में भी कहना चाहूंगा कि आखिर में लिखते हैं कि मुक्तिबोध के बारे में, वे मरे नहीं, वे मरे, मुक्तिबोध मरे, हारे नहीं, मरना कोई हार नहीं, ये वो कहते। तो ये जो संघर्ष निरंतर करता रहता है, अगर आज हम परसाई को उस तरह से देखते हैं, उनके संघर्ष को देखते हैं, और परसाई इसीलिए अपने अतीत को भी उन्होंने बहुत पढ़ा। अगर उस आरंभिक दौर, सेवाराम त्रिपाठी जी जानते हैं किस तरह से समाजवादी दौर था, समाजवादियों के साथ रहे, नेहरू तक की आलोचना किया करते थे उस समय में। उन्होंने अपने, अभी रमेश सैनी ने भी कहा कि उन्होंने अपनी सोच को स्वतंत्र रखा। आपने भी उस बात को कहा कि कहीं अपनी सोच, वो परसाई की सोच है, परसाई अपने हिसाब से सोच जी रहे हैं। और रमेश ने भी कहा कि किस तरह से उनको कहीं मार्क्सवादियों में भी कोई विसंगति नजर आई, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो अपने अतीत को जानते हैं और अपने वर्तमान को समझते हैं, क्योंकि जैसे जॉर्ज ऑर्वेल बहुत अच्छे व्यंग्यकार रहे हैं, जिन्होंने लिखा था कि हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर, हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। तो परसाई में वो चेतना थी, और इस कारण से मुझे लगता है कि परसाई जो है वो हमारे आज जिसको हम, जो हमें आवश्यकता बन रहा है परसाई, मतलब परसाई पे बात करना जो है, हमें लग रहा है कि जरूरत है, और क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात परसाई की जो विशेषता जो मुझे लगती है, वो ये है कि उनकी रचनाएं निरंतर आपको बेचैन करती और रचना खत्म होगी का आनंद नहीं देती। वो आपको, क्योंकि रोनाल्ड पॉल्सन करके एक आलोचक हुए हैं जिन्होंने व्यंग्य की विशेषता के बारे में ये लिखा है कि कौन सा सटायर वो कहते हैं कि बेस्ट होता है। इन द बेस्ट सटायर ही इज लाइकली टू क्रिएट लेवल upon लेवल ऑफ अनईजीनेस। अगर आप बेचैनी नहीं क्रिएट कर रहे, मतलब व्यंग्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि व्यंग्य निरंतर आरंभ से अंत तक आपको बेचैन करता चला जाए, और इसीलिए वो हल नहीं देता आपको। वो ज्योमेट्री की थ्योरम नहीं है कि क्यूईडी करे, हेंस प्रूव्ड। कोई रचना व्यंग्य की अच्छी है, वो कभी हेंस प्रूव नहीं होगी कि सिद्ध हुआ कि ये नेता भ्रष्ट है, सिद्ध हुआ कि हमारा समाज इस तरह से है, वो कहीं सिद्ध नहीं देगा, क्योंकि व्यंग्य सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है, वो अपने पाठक पे छोड़ देगा, उसको बेचैन करेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यंग्यकार को जो पाठक है, ना तो वो तटस्थ होता है, उसको तटस्थ पाठक भी नहीं चाहिए, निष्क्रिय पाठक भी नहीं चाहिए। वो तो अपने पाठक से निर्णय की अपेक्षा करता है, निर्णय वो दे, लेखक निर्णय नहीं देगा। दूसरी बात मुझे लगता है कि परसाई को जब मैं देखता हूं तो उनके व्यंग्य में ऋणात्मकता नहीं, नकारात्मक सोच उस तरह से नहीं। वो अपने समय की सारी जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे शैक्षिक हों, धार्मिक हों, इन पर उन्होंने ऐसे व्यंग्य, जैसे जो एक ईमानदार आदमी, जिसको कह सकते हैं कि जो हर तरह के फल बरेब कहते हैं, जिसको झूठ इत्यादि चीजों से अलग होता है, जो सही सोच रखता है,
तो ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तरह वो व्यंग कर रहे हैं, जिसको ईमानदार व्यक्ति वो जिसको किसी प्रकार का उससे लालच नहीं कि भाई ये रचना लिख के मुझे ये मिल जाएगा, ये रचना लिख के मुझे ये लिख जाएगा। वो अपने समय को समझकर और दूसरे को समझाना चाहते हैं। तो उनके इसीलिए उनके जैसे मैं जब अकाल उत्सव पढ़ता हूं जिसमें करुणा जो दिखाई देती है, और उसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि परसाई जो है दबे तथा साधनहीन तबके के साथ खड़े। बहुत बड़ी जरूरत होती, बहुत बड़ी ये चीज चाहिए होती कि हम समझें कि लेखक खड़ा कहाँ है। जैसे वो तय करो किशोर हो तुम, तो उसमें परसाई जो है अगर मैं देखता हूं तो चाहे अकाल उत्सव, जो लोग ये कहते हैं, अभी सवाल भी उठाया और कहा भी, सेवाराम त्रिपाठी जी ने भी इस बात को जिक्र किया, रेखांकित किया, बल्कि उसको मैं बात करूंगा परसाई को लेके, कि परसाई जो है वो हास्य की बैसाखी का पर विश्वास नहीं करते थे। और इसीलिए अगर आप अकाल उत्सव पढ़ें, कोई व्यक्ति, मुझे इससे बेहतर रचना मुझे कहीं दिखी, मुझे कफन जैसी रचना लगती है वो, कि कोई बता दे कि उसमें कहां उसको हंसी आई। और इसीलिए वहां से आपको समझ आएगा कि परसाई की सोच पे एक आदर्श रचना मानता हूं कि परसाई दबे तथा साधनहीन तबके के साथ हैं, और इसीलिए उनके बारे में वो निरंतर बात करते हैं। एक उनकी रचना है आवारा भीड़ के खतरे, तो बड़ा बढ़िया व्यंग करते हैं कि आम भारतीय जो गरीबी की रेखा पर, गरीबी की रेखा के नीचे है, वह इसलिए जी रहा है कि उसे विभिन्न रंगों की सरकारों के वादों पर भरोसा नहीं है। भरोसा हो जाए तो वह खुशी से मर जाए। वह आदमी अविश्वास, निराशा और साथ ही, देखिए, वह आदमी अविश्वास, निराशा दो हैं, पर साथ ही जिजीविषा खाकर जीता। अरे ये दोनों, इसके विरोध उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जिजीविषा। तो ये परसाई इस तरह से मालूम चलता है कि वो किस तरह से जो है किस तबके के साथ है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है, हमारे रचनाकारों को समझना चाहिए कि तलवार जो है, अगर व्यंग तलवार की तरह, तो उसको ऐसे ही इधर उधर नहीं चलाना है आपको। एक किस तरह से चलाना, जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक आपको सैनिक की तरह चलाना है या हत्यारे की तरह चलाना है। दूसरी अलग अलग उनकी टिप्पणियां हैं, जैसे राजनीति की दृष्टि से अगर एक बात कहते हैं तो जैसे पुराने समय के जैसे तुलसी हैं या कबीर हैं, जिनकी हम व्याख्याएं भी करते हैं, तो परसाई की दो पंक्तियां ही वो पूरी व्याख्या, पूरी हमारे समय को व्याख्यात करती हैं। कि जैसे कहते हैं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष तो ये है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। अब आप देख लीजिए, आज के समय को आप जब कहते हैं कि आज हम परसाई को जी रहे हैं, तो ये परसाई ने कब लिखा होगा? आज की स्थिति भी यही है कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दोष तो ये है कि उसमें योग्यता को मान्यता नहीं मिलती, लोकप्रियता को मिलती है। हाथ गिने जाते हैं, सर नहीं तौले जाते। तो ये जो सवाल उठता है, निश्चित रूप से परसाई की जितनी भी रचनाएं हैं, मतलब अगर उनका वर्णन करने लग जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा उस सारी चीजों में। पर इसीलिए मुझे लगता है कि परसाई की जो सारी रचनाएं हैं, ये रचनाएं जो है वो हमारे समय को व्याख्यात करते हैं। इसलिए लगता है कि आज हम परसाई को उसी तरह से जिए। दूसरी बात मुझे एक ये भी लगता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि परसाई का जो एक रूप तो वो है रचनाकार का, और मुझे नहीं लगता कि हमारे अधिकांश व्यंग्य लेखकों ने परसाई को पूरा भी पढ़ा होगा। औरों को क्या, अपने आप को ही नहीं पढ़ा होगा तो दूसरों को पढ़ना क्या? लिखने से फुर्सत मिले तो पढ़ें। तो एक मैंने अपनी चर्चा की, इसको पढ़ें जरूर, परसाई का जो मुक्तिबोध पर संस्मरण है। और दूसरा जो है, परसाई
को जो है उनका जो और वैचारिक पक्ष है, जिसमें वो और चीजों पर निबंध लिखते हैं, पत्र निबंध भी हैं उनके उसमें, जिसमें पता लगता है कि वो किस तरह से एक चिंतक के रूप में हमारे सामने लगता है, एक साहित्य समीक्षक कैसे थे, साहित्य के समाजशास्त्री कैसे थे। और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, मतलब प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना तो करते ही हैं, और इसमें पता लगता है कि उनकी अपने समय को देखने की समाजशास्त्रीय दृष्टि क्या है, उनकी परिपक्व दृष्टि जो है वो हमारे सामने आती है। तो परसाई कभी नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो इस तरह से उनकी। परसाई की को सही तरह से याद करना, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, उसके रचनाओं को न केवल पढ़ना है बल्कि उसके तह तक जाने की जो है वो कोशिश करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परसाई के नाम के चंदन से अपना माथा सुशोभित करना आसान है, कि मतलब उनका चंदन लगा लिया कि भाई परसाई परसाई कर लिया, पर परसाई पे बात करना भी आना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जहां कहीं भी आप चर्चा सबसे अच्छा जरूरी है कि जहां भी विरोध का स्वर हो उसका समर्थन करें, ये और निर्भीक होकर समर्थन करें। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इस समय ऐसा ही है जहां पे विरोधी अधिक हैं, समर्थक कम हैं। और जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है, 2-3 साल पहले की बात है, कि जब छतरपुर में व्यंग्य नाट्य समारोह हुआ था, तो वहां पे 40 व्यंग्य नाटक थे जिनको लेके आए गए थे, अलग अलग जगह से लाया गया था, उनको खेलने के लिए आए थे। और ये खबर भी अखबार में छपी थी उस समय, इंडियन एक्सप्रेस में। तो वहां पे क्या हुआ कि एक दल, आप समझ सकते हैं कौन से दल, वो लोग जो है अपना वहां के डीएम के पास चले गए और उनको कहा कि ये 2 नाटक अगर होंगे तो हम आग लगा देंगे। इप्टा कर रहा था वहां। तो वो नाटक था एक जाति पूछो साधु की, विजय तेंदुलकर का, और एक मेरा था बेशर्ममेव जयते। दोनों पढ़े नहीं थे उन्होंने, दोनों के नाम के कारण उनको था कि भैया ये नहीं होना चाहिए, इसमें हमारे राष्ट्र अपमान हो रहा है, उसमें जाति वो धर्म है। तो उनसे जाके कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई ये नाटक नहीं होंगे, इनको हटा दीजिए। तो इप्टा वालों ने कहा पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद बताइए उसको। बोले नहीं, ये होंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप हटा दीजिए, इसमें क्या है, 2 नाटक हट जाएंगे। तो उन्होंने कहा, तो पूरा नाट्य समारोह रद्द हुआ इस 2 नाटकों के कारण। तो मेरे वो समर्थन है, वो मिलता है, और विरोध के स्वर को उन्होंने जिंदा रखा इस तरह से। तो इसी तरह से मुझे भी लगता है कि हम अपने तय
आप केवल परसाई को पढ़ें नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो है, हमें कोई भी, चाहे धार्मिक पुस्तक हम क्यों पढ़ते हैं? धार्मिक पुस्तक ही पढ़ते हैं कि हमारी आस्था को बढ़ाती है, ये हमें शक्ति देती है। ऐसे ही मेरा मानना है, जब मैं परसाई को हिंदी व्यंग की धार्मिक पुस्तक कहता हूं तो ये मैं ये कहता हूं क्योंकि वो मुझे प्रेरित करती है, वो मुझको संस्कार देती है, विरोध का संस्कार देती है। वो मुझे देती है कि मेरे पीछे एक सोच है, परसाई की सोच जो खड़ी हुई है, जो मुझे निरंतर कह रही है कि भैया तुम्हें इस तरह से जो है विरोध करना है। तीसरी बात यह है कि परसाई पे अभी बस मैं समाप्त करूंगा, काफी समय हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो हरि शंकर परसाई के हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। नहीं प्रेम जी, हाँ, अरे आप अपना पूरा समय लीजिए। नहीं नहीं, नहीं पूरा, हाँ उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा भैया लगना है, सब पूरा गंभीरता से पूरा सुन रहे हैं, समय, आपको सुनना चाहते हैं, है ना? अरे ऐसा है, पूरा समय तो है, फिर बाद में बात कर लेंगे। मेरा तो आपको सुझाव ये होगा कि बहुत सारे लोग हैं परसाई पे बोलने वाले, उन लोगों को बुला के एक व्यक्ति का हो व्याख्यान तो ज्यादा अच्छा रहता, उस तरह से थोड़ा खैर फिर बात करते हैं उस पर। तो तीसरी बात एक मुझे जो अभी आपने बात की थी रमेश सैनी जी, कि वहाँ की जो साक्षात्कार लिया था मैंने उनके साथ करके, तो उसमें उन्होंने एक और बात की। अब आप देखिए कि किस तरह से परसाई ना केवल विरोध करते हैं, विरोध को जीते हैं, बल्कि अपने ऊपर हुए विरोध से बौखलाते नहीं हैं, उसका सही जवाब देते हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है। हमारे यहाँ रामस्वरूप भाई क्या हो गया है कि व्यंग का मूल तत्व हम जानते हैं, आलोचना है। हम कुछ नहीं करते हैं, जहां विसंगति देखी उसकी आलोचना करते हैं, उसमें प्रहार करते हैं। पर कहीं कोई छोटा सा भी ये कह देना यार तुम्हारी रचना में वो बात नहीं है, तो भैया जो गाली गलौज व्यंग की जगह शुरू होता है, बर्दाश्त नहीं। और परसाई से इतना बड़ा कद उनका, और उनसे मुझ जैसा व्यक्ति उनसे अगर पूछ रहा है, मैंने उनसे ऐसे ही, क्योंकि 1975 की बात थी, आप जानते हैं वो क्या आपातकाल का समय था, और परसाई की भूमिका भी आप जानते हैं। तो रुकता रहा, फिर मैंने पूछ लिया, और मैंने सीधा नहीं कहा। मैं कहा ये बताइए कि क्या व्यंग्यकार के लिए ये नहीं जरूरी है कि जो सत्ता है उसका विरोध करे, उसका समर्थन ना करे? बोले धीरे धीरे, बोले कि सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते हो कि आपातकाल के समय मैंने उसका समर्थन क्यों किया आपातकाल। वो बोले कि जिन लोगों ने आज विरोध कर रहे हैं उससे पहले क्या कर लिया उन्होंने। तो परसाई जो है वो आपको सवाल करने के लिए भी और उसके जवाब देने के लिए भी वो तैयार, मतलब उसका कोई खींचते नहीं है उसके साथ। तो सीधा उन्होंने कहा कि सवाल उनसे भी करो कि जिन लोगों ने मान लीजिए जो है समर्थन विरोध में किया, तो उन लोगों ने इससे पहले क्या विरोध किया, और वो आज किस तरह से उस इस जो इससे परिस्थितियां उत्पन्न उसके लाभ को ले रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे अब फिर एक वो भी था परसाई के साथ मेरा मतलब विरोध में लगातार, आप जानते हैं रमेश सैनी कि मेरा मानना यह है कि और इसका मैंने कई जगह लिखा भी है कि परसाई की शुरू की, चाहे रानी नागफनी की कहानी का भूमिका पढ़ लीजिए, सदाचार का तावीज की भूमिका पढ़ लीजिए, वहां पे परसाई निरंतर व्यंग्य के एक सैनिक, व्यंग्य को विधा मानना है। और दूसरा ये है कि व्यंग्य के साथ ये भी है कि आप जानते हैं अभी बात की थी हास्य की, और किस तरह से परसाई, वो उस बात को भी मैं कह दूं, जो सेवाराम त्रिपाठी जी ने अभी एक बात कही थी हास्य और व्यंग्य को लेकर, जिसमें मैंने आपको अकाल उत्सव की चर्चा भी की। और परसाई का ये उद्धरण जो है मेरे लिए आदर्श है। आदर्श है मतलब इसने मेरी व्यंग्य के प्रति सोच को बनाया कि व्यंग्य वस्तुतः
एक प्रहारक वस्तु है। व्यंग वो है जिसके शब्द अंधों की संतान अंधी वो वहां पे महाभारत तक करा सकते हैं। व्यंग वो है जो बिहारी के दोहे के में आकर राजा जयसिंह की सोच को भी बदल सकता है। मैं इसीलिए व्यंग में जब कबीर को याद करता हूं तो मैं भारतेंदु को भी याद करता हूं। भारतेंदु अंधेर नगरी जो चौपट राजा जो लिखा आज भी वही है। अंधेर नगरी चौपट राजा कोई गया नहीं है यहां से। तो उसमें भी जो है रानी नागफनी जो कहानी है उसकी भूमिका में वो लिखते हैं उस उपन्यास में परसाई, और कैसे कितने तल्ख होकर लिखते हैं। जो आज अभी बात जो हो रही थी कि हास्य का जरूरी होना है और इस तरह की रचनाएं, सेवाराम त्रिपाठी जी ने अच्छा सवाल उठाया था, कैसे आप हल्के करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप परसाई को सम्मान देते हैं, अगर आप परसाई को मानते हैं, तो मेरा मानना है कि उनकी सोच को भी आपको मानना चाहिए। जो उसमें वो कहते हैं और उससे कितने दुखी हैं, वो कहते हैं मुझ पर शिष्ट हास्य का रिमार्क चिपक रहा है, तब लिख रहे थे। ये मुझे हास्यास्पद लगता है, महज हंसाने के लिए मैंने शायद ही कभी कुछ लिखा हो, और शिष्ट तो मैं हूं ही नहीं। मतलब व्यंग्यकार कभी शिष्ट नहीं होता है। मगर मुश्किल ये है कि रस 9 हो सकते हैं और उसमें हास्य भी एक है। कभी शिष्ट हास्य कहकर पीठ दिखाने का भी सुभीता होता है। शिष्ट हास्य मैंने देखा है, जिस पर तेजाब की बूंदें पड़ती हैं वह भी दर्द दबाकर मिथ्या अट्टहास कर कहता है, वाह शिष्ट हास्य। मुझे ये गाली लगती है। तो ये जब वो कहते हैं मुझे ये गाली लगती है, तो परसाई का यही तेवर जो है वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया। मतलब वो जो लोग कहते थे कि लड्डू में कुलीन की गोली दे दो, तो क्यों? मतलब भद्र हाथ से या इस तरह के हाथ से, और इसकी क्या जरूरत है आपको? अगर आप क्यों अपने आप हथियार को कुंद करना चाहते हैं? और मेरा मानना यह, अगर फिर मुझसे सवाल किया एक ने कि क्या किसी व्यंग्य रचना में हंसी नहीं आती है, तो मैंने उनसे कहा कि व्यंग्य की हंसी अलग तरह की होती है। व्यंग्य की हंसी वो होती है जो व्यंग्य का उत्प्रेरक बन के आती है, कैटलिस्ट बन के आती है, उसको और बढ़ाती है, उसको कुंद नहीं करती। मतलब उसका प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो व्यंग्य रचना की प्रहार क्षमता को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि उसको कम करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने परसाई से ये चीज भी सीखी। तो जब भी मैं यही चाहता हूं कि लोग जब पढ़ें तो उसको सीखें, परसाई कहाँ, और उनके एक एक शब्द जो है एक तरह के सूत्र वाक्य, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही परसाई ने शुरू में बहुत कहा सारी भूमिका में कि व्यंग्य को लोग विधा नहीं मानते हैं, और पर अचानक जो है जब परसाई के 3 काल हैं, मैं मानता हूँ त्रिकाल। मैंने एक लेख भी लिखा था पाखी में। एक समय वो है जो समाजवादी समय है, जिसके सेवाराम त्रिपाठी जी भी साथी हैं। उस समय उनके बहुत सारे लोग थे। फिर कुछ लोगों का मोह भंग हुआ तो वो कांग्रेस में भी आ गए थे उसमें से। पर उस समय परसाई जो है समाजवादी होने के कारण उनके तेवर अलग तरह के हैं। जो परसाई बाद में कांग्रेस की के आपातकाल का समर्थन करते हैं, वही परसाई नेहरू का के धुर विरोधी हैं। उनकी मुद्राओं की आलोचना करते हैं, किस मुद्रा से वो देखते हैं। और वो परसाई जो धीरे धीरे जो है समाजवादी सोच के साथ जो है सोच उनकी रहती है। अगर उनकी रचनाओं को तब भी देखें जो धर्मयुग में छपी हैं, उनमें कहीं ऐसा नहीं है कि धर्मयुग में छपी हुई रचनाओं में छपते ही उनकी सोच बदल गई। पर वहां पे उसके बाद एक आंदोलन चलता है, अगर आपको ध्यान हो, रमेश भाई जानते होंगे कि उन दिनों सेठाश्रयी पत्रिकाओं के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हमारे मित्र रमेश उपाध्याय वो भी उसमें साथ थे, और उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में मेरे साथ आए थे। हम लोग साथ पढ़ाना शुरू किया था। तो उस समय क्या हुआ कि परसाई इन पन्नों से गायब हो गए, धर्मयुग के पन्नों में नहीं दिखाई देते हैं। परसाई वहां पे आके परसाई अब ये कहने लगते हैं कि व्यंग एक स्पिरिट है,
व्यंग जो है एक विधा नहीं है। और उससे क्या होता है कि हमारा, मुझे जो लगा कि हमारा जो व्यंग का महल है जैसे ढह गया। हर हर वो व्यक्ति जो व्यंग को एक अलग तरह से, व्यंग की अलग पंगत, व्यंग की साहित्य के साथ पंगत जो चल रही थी, या व्यंग का की एक अलग तरह से पहचान बन रही थी, वो धीरे धीरे जो है एकदम अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आया और उसमें सारा कुछ तहस नहस हो गया। तो मेरा मानना यही है कि अभी भी, मैं तो अभी भी मानता हूँ इन सारी चीजों को। और आज हम परसाई को एक व्यंग्यकार के रूप में याद कर रहे हैं। परसाई ने बाद में लिखा कि मैंने कहानियां लिखी, निबंध लिखी, वो खैर उसकी उस तरह की आलोचना नहीं करूंगा, पर वो एक पक्ष है परसाई का कि जिस पर हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से। और मेरा ये मानना है कि परसाई आपके आदर्श हैं। तो अगर आपका मन नहीं मानता है कि परसाई की बात सही नहीं है, कि वो व्यंग्य विधा को जो लेकर किया है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, और विरोध करना चाहिए। मतलब परसाई उस अर्थ में तो हमारी धार्मिक पुस्तक है कि वो हमें प्रेरित करते हैं, वो हमें एक आस्था देते हैं रचनाओं को लिखने और उसके प्रति। पर उस अर्थ में धार्मिक पुस्तक नहीं है कि हम अंधभक्ति से आंख मूंद कर सूरदास की तरह जो है उनकी सेवा को भजन कीर्तन करें। वो भजन कीर्तन वाले व्यक्ति नहीं है। वो आदर्श के रूप में अगर आप उनको मान सकते हैं, वो तो हैं। तो मेरा उनसे, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं जब वो संवाद या बातचीत हुई उनसे, उन्होंने मुझे ये स्पेस दिया कि भाई तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, तुम्हारी पीढ़ी सवाल कर सकती है, तुम्हारी पीढ़ी ये दे सकती है। तो इसी आधार पर मैं इस तरह का सवाल भी उनसे करता हूँ कि भाई आपने किस तरह से, क्यों। ऐसे ही उन्होंने किया था, श्रीलाल शुक्ल जी ने किया था। श्रीलाल शुक्ल जी ने भी कहा कि व्यंग्य जो है वो, व्यंग्य को लेकर भी उन्होंने कहा विधा के रूप में नहीं मान रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने बाद में कहा इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। तो हुआ क्या था कि एक बार ऐसी उनसे बहस होती थी, मैंने उनके साथ भी काफी अच्छा समय गुजारा है और काफी समय साथ रहा। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार उन्होंने ये कहा, मेरे से बातचीत हो रही थी, मैं बातचीत करने के लिए गया था। तो एक एनबीटी का कार्यक्रम था जिसमें एक आजादी के बाद की श्रेष्ठ कहानियों का लोकार्पण था, और वो लोकार्पण किया था श्रीलाल शुक्ल ने। और जब वो किताब आई तो मैंने उनसे कहा, सर किताब देखी आपने? कहते क्या है? मैंने कहा इसका अनुक्रम पढ़िए, इसमें तो आपको कहानीकार माना नहीं गया, और जबकि व्यंग्यकार तो आप माने जाते हैं। तो मैंने कहा आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपको, मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा चाहे आपकी एक रचना है राग दरबारी, जो व्यंग उपन्यास के रूप में है, और जिसको वो डॉक्यूमेंटेड नॉवल कहते थे, उसको कभी ये नहीं कहा कि ये उपन्यास है, वो मकान को अपना श्रेष्ठ उपन्यास, और बाकी कोई, मतलब मकान देख लीजिए, बाकी रचनाएं देख लीजिए, उपन्यास देख लीजिए, उसमें कहीं व्यंग्य मिलेगा नहीं आपको। पर जाने वो व्यंग्यकार के रूप में जाते हैं, कहीं आप वैसे उपन्यासकार के रूप में श्रीलाल जी को नहीं जानते। ये हमारी आलोचना की तोता चश्मी भी हो सकती है, या ये हमारी आलोचना का धृतराष्ट्रीय स्वरूप भी हो सकता है कि हम एक ठप्पेबाजी जो कर देते हैं कि भाई एक बना दिया कि ये व्यंग्यकार है, ये नाटककार है, ये कार है, उस तरह से बना देते हैं। पर मानना मेरा ये है, अभी भी जिस तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर एक व्यंग्य का विमर्श शुरू हो रहा है, व्यंग्य का आलोचना शास्त्र धीरे धीरे बन रहा है, व्यंग्य में किन किन चीजों की आवश्यकता है वो बन रहा है। मुझे तभी अच्छा भी लगा था कि जब मॉरिशस में मुझे बुलाया गया था, और उसमें ये नहीं क्या था कि एक में बोलिए कि आज की व्यंग्य क्या है, तो उन्होंने बाकायदा व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य की अवधारणा, व्यंग्य की परंपरा, व्यंग्य का स्वरूप, इन सारी चीजों पे एक एक घंटे की मुझसे बात करवाई कि भाई अगर है कुछ तो आप बताएं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप जो है व्यंग्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पेस मिल रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। मेरा सिर्फ ये कि बातचीत हो रही है। अब राम स्वरूप जी का मैं देखता हूँ, पहले इनके उससे नहीं जुड़ा हुआ था मैं, पर मैं देखता हूँ कि जिस तरह से आप जो है अपने समूह में एक विमर्श का समय रखते हैं, तो विमर्श का समय वो क्या है, वो यही है।
मतलब हमें आज ये लगने लगता है कोई भी पत्रिका, कोई भी समूह जब हम चर्चा करते हैं वहां पर व्यंग के शास्त्रीय स्वरूप पर बात करना भी हमें अच्छा लगता है, और लोग कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि तभी, अब नहीं तो क्या है, अब हम कहते हैं व्यंग कूड़ा लिखा जा रहा है। आपको बताऊं, जितना कूड़ा कविता में लिखा जा रहा है, जितना कूड़ा कहानी में लिखा जा रहा है, उतना ही व्यंग में लिखा जा रहा है। हर जगह कूड़ा अपने आप समय छानता है। और हम कैसे छानेंगे जब तक हमारे पास आलोचना के टूल्स नहीं होंगे? हम कैसे बता सकते हैं कि रचना किस धरातल पर अच्छी है? हर एक के साथ एक ही तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि भैया ये रचना जो, आप उसकी भाषा सौंदर्य के बारे में बताइए, उसका कथ्य क्या है? क्योंकि व्यंग में मेरा मानना यह है कि वहां पर व्यंग में कोई कथा सूत्र होता ही नहीं है, वो तो बिंबात्मक होता है, मतलब क्षेपक होते हैं। व्यंग की सबसे बड़ी जो चीज शर्त ये होती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा नहीं आएगा। हो सकता है कि जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि राग दरबारी का है, जब आप वो शुरू में ही जो ट्रक की बात करते हैं, ट्रक खड़ा था, तो ट्रक की के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं करते हैं। वहां पे पुलिस वाला भी आ जाता है, वहां पे बलात्कार भी आ जाता है, और चीजें भी आ जाती हैं, तो क्षेपक जुड़ते चले जाते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि हमारे रमेश तिवारी जो है, बहुत शुरू में इन्होंने ये काम किया था आलोचना का, और बड़ी गंभीरता से किया था, पर अब जो है वो पता नहीं क्यों उन चीजों को छोड़ते चले गए। ये इस तरह के लोग ये हैं, इस चीज को संभाल सकते हैं। गौतम सान्याल, बहुत बढ़िया उन्होंने व्यंग को लेकर जो है विमर्श प्रारंभ किया था, वो कर सकते थे, कर सकते हैं सर। तो ये किस तरह की भी बहस होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। और मैं रामस्वरूप जी आपसे भी कहूंगा कि ये जो बहस होती है, आपके जो अच्छे लेख होते हैं उनकी इकट्ठा करके उनकी किताब करवाइए। ये सिर्फ क्या है कि होता क्या है कि हमारे यहाँ वहां बहस करके हो जाते हैं, मुक्त कर लिया, किसी ने पढ़ा, बढ़िया है जी, अच्छा है, कई बार समय नहीं होता आपके पास पढ़ने का। पर एक किताब के रूप में जब मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से आएगा। ये अच्छे लेख आपको लगे कोई, तो आप मुझे दीजिए, हम उसको पत्रिका में छापेंगे, पत्रिका के माध्यम से सामने, उसको व्यापक वो आधार मिलना चाहिए। तो परसाई आज अच्छा लग रहा है कि परसाई के बहाने से जो परसाई चाहते थे, क्योंकि परसाई को आप देखिए, उन्होंने शुरू में जितनी भी उनकी किताबें हैं सबकी भूमिका लिखी है, और भूमिका में व्यंग क्या है उसको समझाया, उनको आवश्यकता महसूस की ना। तो ये परसाई की सोच है कि जो चाहती है कि अगर आप लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका आलोचना शास्त्र भी थे, कैसा लिख रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और उस कैसा जानने के लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। तो इस टूल्स आपके सामने आए, उस चीजों को तैयार करें। और तिवारी जी दिख गए और फिर चले गए, गायब हो गए, आते जाते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का जो है करें आप, पुनर्जागरण करें। और श्रीलाल जी पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इन्होंने, तो अच्छा है। तो अभी इतना ही, फिर कभी रमेश भाई बात करेंगे। और त्रिपाठी जी को पुनः प्रणाम कि आज उनको सुन के फिर समृद्ध हुआ मैं, और बहुत सारी बातें हैं। और फिर रमेश भाई धन्यवाद आपका। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परसाई को क्यों याद करना जरूरी है, इसके पीछे की जो दृष्टि है, पीछे का जो भाव है, बहुत अच्छे से व्याख्या किया। आप अपने समय को पहचानने के लिए व्यंग की बातचीत की कि व्यंग में क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ऐसी तमाम बातें आपने की। और एक महत्वपूर्ण बातचीत जो कि हमेशा याद रहेगी कि परसाई को अगर याद करना है तो परसाई जी की रचना को भी पढ़ना पड़ेगा। आप परसाई जी की रचना को पढ़े बिना उनको याद नहीं कर सकते, बिल्कुल सच है, बिल्कुल भी सच है कि आपको क्योंकि परसाई जी रचना के माध्यम से जाने जाते हैं परसाई। किंतु परसाई जी में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात थी जो मैं एक संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूंगा कि परसाई जी जैसे दिखते थे, जैसे रहते थे, वैसे लिखते भी थे।
और उन्होंने पूरे जैसा देखा वैसा लिखा है। तो एक बात और भी है कि अभी एक व्याख्यान माला में एक हमारे विद्वान वक्ता ने ये बात बोली थी कि लेखक आंदोलन नहीं कर सकता है। यह बात कुछ आधी अधूरी सी लगती है, मुझे लगता है, क्योंकि परसाई जी ने आंदोलन भी किए हैं, आंदोलन में रहकर भी काम किया है। मैं आपको बताऊं, ट्रेड यूनियन में उन्होंने काम किया है, सांप्रदायिक दंगों में काम किया हुआ। जौलपुर में 61 में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हो गया था, उसमें परसाई जी दंगा के क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और पहले शासन, उस वक्त का शासन उनको मना करता है, तो शासन को उन्होंने ही जवाब दिया कि लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं, मेरी बात को मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो अपने साथियों के साथ जाते थे, और निश्चित है कि दंगा को शांत करने में प्रसाद जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये बात आपकी सही है। और क्या है कि एक रचनाकार एक्टिविस्ट भी होता है। अब आप देखिए कि हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी और रचनाधर्मी भी थे। मनमथनाथ गुप्त को अगर आप देख लीजिए, उस समय जो है यशपाल को देख लीजिए। तो जरूरी नहीं, अब जरूरी नहीं है कि भीष्म सानी ने तमस लिखा और वो एक्टिविस्ट नहीं थे, है ना। पर बहुत रचनाकार ऐसे एक्टिव, नागार्जुन को देखिए आप, एक्टिविस्ट थे वो, यहाँ से वहां से जाना, यहाँ जाना, सारी चीजों को आंदोलन के करते। तो ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। बस वही है। तो इसलिए मैं उस बात को कहा कि आधी अधूरा सच है। जी 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 जी, पूरा सच नहीं। ठीक कहा आपने, ठीक कहा कि आधा अधूरा है, पूरा सच नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं और ये हमारा जो सिलसिला है आज से चालू हुआ है परसाई पर केंद्रित होने के लिए। हम लगभग हर महीने, अगर कोई व्यवधान ना आए तब, हर महीने एक गोष्ठी परसाई जी पर केंद्रित रखकर हम करेंगे, और हमारे सभी साथियों का सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा। और हम भविष्य में भी जब भी कोई व्यंग धारा के माध्यम से परसाई पे केंद्रित कोई अगर आयोजन होगा, तो हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि जैसे ऑनलाइन पे हमें सहयोग मिलता है, उस वक्त भी हमें इसी ढंग का सहयोग मिलेगा। एक सुझाव देना चाहूंगा कि अभी हम लोग जो वर्तमान में हैं बात करते हैं परसाई पे, आप ये भी करें, चाहे 15 दिन बाद, उसमें किसी की जरूरत नहीं होगी, कि एक कार्यक्रम ऐसा रखें जिसमें दो लेख परसाई पे जो लोग नहीं हैं, जिन लोगों ने उन पर लिखा, मतलब परसाई पे बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा गया, तो उन लोगों के लेख पढ़े जाएं। जी, मतलब उनके लेखों के माध्यम से आज की पीढ़ी भी जाने। ये तो हम लोग अपनी बात कर रहे हैं जी। एक वो परसाई पे इतना जो लिखा गया है, मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, कुछ लेख तो मेरे पास पत्रिका में प्रकाशित भी हुए थे। जी जी। तो उनको भी पढ़ा जाए वहां पर, कि परसाई को इस तरह से समग्र रूप से, या किसी का संस्मरण है, आप जानते हैं किस तरह से लोगों ने इन पर संस्मरण भी लिखे हैं इस तरह से, तो उसको भी जोड़िए। मतलब जरूरी नहीं कि ऑनलाइन कोई पढ़े, मतलब व्यक्ति तो रहेगा, कोई व्यक्ति उनके 2 लेख पढ़े या कुछ संस्मरण पढ़े दूसरे द्वारा लिखे हुए, तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे इन्होंने जब एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे दिल्ली में, नामवर जी ने, तो मैंने उनसे कहा था कि उस दिन परसाई पे अंक निकालना था, तो मैंने कहा उन पे बात की, तो उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते पे बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। या जैसे मैंने जब अंक निकाला था, तो मैंने राजेंद्र यादव से, उनसे कहा था, निर्मला जैन से कहा था, विष्णु नागर से कहा था कि उनकी आपको कौन सी रचना अच्छी लगती है और क्यों लगती है, तो ये उन्होंने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें जो है, क्या है कि कई बार पत्रिका या किताब में तो आई है, पर यहाँ जब आप बात कर रहे हैं तो एक पक्ष वो भी लिखे जो लिखा गया पहले परसाई के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, और इसको हम जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे, और हमारे सब सहयोग हमें मिलेगा ये चीज। हाँ, तो लगभग 6:15 हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी मित्र हैं श्री टीकाराम साहू आज़ाद जी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथि वक्ताओं का और
हमारे जो अतिथि श्रोतागण हैं और जो हमारे साथी हैं, सबका हृदय से आभार व्यक्त करें। श्री टीकाराम साहू आजाद जी। मेरा सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज व्यंगधारा समूह की 143वीं ऑनलाइन व्यंग विमर्श गोष्ठी में परसाई जी पर केंद्रित विषय आज परसाई जी को याद करना क्यों जरूरी है, इस विषय पर हमारे बीच विद्वान वक्ता और विशेष रूप से जिनकी मुलाकातें निरंतर होती रही है, ऐसे सेवाराम त्रिपाठी सरकार हमारे बीच व्यंग यात्रा पत्रिका के यशस्वी संपादक और वरिष्ठ व्यंगकार श्री प्रेम जन्मेजय जी, दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परसाई जी को हमारे बीच रखा। किस तरीके से उनकी किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम उनके चिन्हों पर चल सके और हम कहाँ भटक रहे हैं ये भी रेखांकित किया, कहाँ तक हम उनको अपना सके उनकी बातों को। सेवाराम त्रिपाठी जी ने कहा कि हरिशंकर परसाई जी ने अपने समय को दर्ज किया, चाहे वो अलग अलग विधा में ही क्यों ना हो। आज के दौर के कहा कि आजकल व्यंग कर लिखे जा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने एक आज के समय का चित्र भी रखा हमारे सामने। और प्रेम जन्मेजय जी ने कहा कि व्यंग वही श्रेष्ठ है जो निरंतर बेचैन करता चला जाए। और परसाई जी के बारे में कहा कि परसाई जी की रचनाएं हमें विरोध का संस्कार देती है। परसाई जी विरोध को जीते हैं और अपने ऊपर विरोध या सवाल होने पर भी बड़ी बात कही। अलग अलग बिंदुओं पे उन्होंने बात रखी। मैं दोनों आदरणीय हमारे वक्ताओं का व्यंगधारा समूह की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का संचालन जिन्होंने किया वरिष्ठ व्यंगकार श्री रमेश सैनी जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमेश तिवारी जी, तो निरंतर हमें नए नए विषयों पे चर्चा के लिए प्रेरित करते हैं, उनका भी हार्दिक आभार। आज खास बात यह रही कि हमारे इस चर्चा में कई नए नाम जुड़े, इनमें महिला व्यंगकार भी है। ये वक्ताओं का भी बड़ा प्रभाव है कि हमारे भी वरिष्ठ वक्ता रहे तो थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। इसमें सुस्मिता जी, उनका पूरा नाम मैं नहीं दे पा रहा हूँ कि सरनेम गलती हो सकती है। सुस्मिता पनीकर। अच्छा, सुस्मिता जी पनीकर, कांता राय जी, इंद्रजीत कौर जी, मीना सिंह जी, चेतना भाटी जी, ललिता जोशी जी, एक सरला सक्सेना नाम भी दिखा। साथ ही भंवरलाल जाट जी, हनुमान मुक्त जी, राकेश सोहन जी, अभिजीत कुमार दुबे जी, डॉक्टर सूरज सिंह खरबंदा जी, गौरव सक्सेना जी, हनुमान प्रसाद मिश्र जी, जयप्रकाश पांडे जी, कुमार सुरेश जी, डॉक्टर किशोर अग्रवाल जी, प्रभा शंकर उपाध्याय जी, राम स्वरूप दीक्षित जी और अरुण अर्णव खरे जी, इतने नाम मैं दर्ज कर पाया था। और किसी का नाम छूट रहा होगा तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर। जी टीकाराम साहू जी, आपका भी बहुत हृदय से आभार।